हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के एपिसोड नंबर 10 में हम लोग देखेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो ये क्या है, अब यहाँ देखते हैं कि ये कोई जो है ये सिस्टम हो गया, और ये जो सिस्टम हो गया, ये जो सिस्टम हो गया, अब ये जो सिस्टम हो गया इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। यहाँ कहीं चार्ज जो है Q1 है, किसी पॉइंट पे चार्ज क्या है Q2 है, किसी पॉइंट पे चार्ज Q3 है, किसी पॉइंट पे चार्ज Qn है। तो इसका सिद्धांत यह होता है कि आवेशों के समूह में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल बाकी बचे सभी आवेशों के द्वारा उस पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे कि यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3, यहाँ Qn। तो इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं और हमें मान लेते हैं कि किसी एक चार्ज Q1 पे फोर्स को पता करना है। तो इस चार्ज पे ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा। किस दिशा में? तो फोर्स एट Q1 बाई Q2, इस दिशा में, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, और इसके एकांक सदिश की दिशा क्या होगी? तो R12 कैप। फिर ये जो चार्ज है जो Q3 पे है वो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, फोर्स एट Q1 बाई Q3, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो R13 कैप। फिर एनवा जो है वो एनवा चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसको सीधा सीधा फोर्स, आप जानते हैं कि कूलम्ब जो बल है वो केंद्रीय बल है, दो आवेशों को मिलाने वाली बिल्कुल सीधी रेखा के अनुदिश काम करता है। अब Q1 के द्वारा इस पर लगने वाला बल क्या हो गया? Q1 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, फोर्स एट Q1 बाई Qn। इसको हिंदी में उल्टा पढ़ते हैं, Q1 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, और इसके एकांक सदिश की दिशा है R1n कैप। अब बच्चों यहाँ बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, n फोर्स लग रहे हैं इस Q1 पे, तो इसका कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा, इस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स आएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं? F1, ठीक है। और इसको एक सिस्टम मान लेते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि माना S एक सिस्टम है जिसमें Q1, Q2 डैश डैश Qn आवेश स्थित हैं। इन आवेशों के समूह में Q1 पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। Q1 पर लगने वाला क्या? तो परिणामी बल ज्ञात करना है। तो इसका जो परिणामी बल होगा वो बाकी बचे आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि Q1 पर
Q2 Q3 डैश Qn द्वारा लगने वाले बल क्रमशः क्या हो, तो F12 F13 डैश डैश F1n हो तथा इनका परिणामी बल F1 हो तो क्या आपने लिख लिया कि एक सिस्टम है, इसमें Q1 Q2 Q3 Qn आवेश हैं और हमें इस सिस्टम में स्थित किसी चार्ज Q1 पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करना होगा। तो इसका परिणामी बल किसके बराबर होगा, तो बाकी बचे जो आवेश हैं Q2 Q3 Qn उनके द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के परिणामी के बराबर होगा। यानी आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डैश डैश F1n, ये सभी फोर्स हो गए। तो F12 फोर्स क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है। तो ये Q1 Q2 है, क्या है, Q1 Q2 है। और R स्क्वायर, तो R के जगह पर यहाँ क्या ले लेंगे, R12 का स्क्वायर। R12 दूरी इसको माने हैं और उसकी दिशा क्या है, किस दिशा में, तो R12 कैप की दिशा में। कैप यानी एकांक सदिश, यानी बल पर तीर का निशान लगा है तो इस बल की दिशा को दर्शाना जरूरी है कि वह 2 से 1 चार्ज की ओर काम कर रहा है, उसको मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश। अगर इस बल की F13 की बात करें तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वो Q1 Q3 हो जाएगा, या Q3 Q3 और बाई R स्क्वायर। तो इस R को हम क्या करते हैं कि R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13 कैप, और फिर ये बढ़ते जाएगा और इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn या Qn बाई R स्क्वायर के जगह पर R1n का स्क्वायर, और किस दिशा में, तो एकांक सदिश R1 कैप की दिशा में। और बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/Q1 कमन कर देते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कमन कर देते हैं। तो यहाँ बचा क्या, तो Q2 और R12 का स्क्वायर, और इस R12 कैप का मतलब क्या हो गया, R12 बाई मोड ऑफ R12। तो वेक्टर R12 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, यानी वेक्टर R12 और उसके परिमाण का अनुपात हो जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा R12 बाई R12 प्लस Q3 बाई R13 का स्क्वायर और R13 बाई R13 प्लस Qn बाई R1n का स्क्वायर और R1n बाई R1n। ठीक है, तो इस फोर्स का जो आपका रिजल्टेंट आया वो किस रूप में आया, चलिए दिख जाएगा। वेक्टर F1 इक्वल टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या होगा Q2/R13 का क्यूब, ये पावर 1 और ये 2 3 हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन वेक्टर R12 प्लस ये क्या हो जाएगा Q3/R13 का स्क्वायर और R13 प्लस ये हो जाएगा Qn/R1n का स्क्वायर और R1n। तो ये आपका प्योर वेक्टर फॉर्म में आएगा। ये इसे आप नोट कर सकते हैं इस फिगर के साथ। अगर आपसे पूछता है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो प्योर मैथमेटिकल फॉर्म में आप उसको लिखेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा।
और अब इसी को लैंग्वेज के रूप में लिखा जा सकता है। अभी तो मात्र 10 मिनट ही हुआ। तो बच्चों, ये भाषा अपने से भी लिख सकते हैं कि माना S एक सिस्टम है, इसमें अनेक कण Q1, Q2, Q3 डैश डैश Q1 अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हैं। हमें किसी एक चार्ज Q1 पर लगने वाले परिणामी बल F1 का मान प्राप्त करना होगा, जो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। और इसे आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है और वो वीडियो में ज़्यादा देर तक रोका जाए। तो अध्यारोपण के सिद्धांत को भाषा में यहाँ कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि आवेशों के समूह में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल बाकी उन बाकी बचे आवेशों के द्वारा उस पर, तो आवेशों के समूह में किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो परिणामी विद्युत बल, वो उन बाकी बचे आवेशों के द्वारा उस पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इसको और शॉर्टकट में अगर ये सब नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं F1 बराबर F12 F13 डैश डैश F1n। ये क्या हो गया? आवेशों के समूह में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल बाकी बचे आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के परिणामी बल के बराबर होता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं बच्चों, और फिर अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे, या इसी एपिसोड में देख लेते हैं। अभी तो मात्र 12:45, इसी में देख लेते हैं। चलो तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना सकते हैं इसका नोट्स। चलो तो मिटाया जाए। आपका पूरा सिलेबस कवर करते हैं, एक टॉपिक भी आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या ऑल इंडिया का कोई बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, कहीं से भी आपका एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो बच्चों, अभी हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, यानी विद्युत द्विध्रुव की। डाई मने दो और पोल मने ध्रुव, द्विध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है कि अलग अलग नेचर रखने वाला। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि कोई इंसुलेटर है, कोई अचालक पदार्थ है, जैसे एक प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा है पतला सा, या कोई सूखी लकड़ी का तिनका है, या कोई नीडल है मेटल का ही और इसको क्या कर दिया गया है, आइसोलेटेड, उसको क्या कहते हैं, पेंटिंग कर दिया गया है ऊपर से, तो ये नॉन कंडक्टर बन गया है। तो अगर ये एक छोटा सा कोई अचालक पदार्थ है, एक लकड़ी का छोटा सा पतला सा हल्का सा टुकड़ा है, इसके एक सिरे पर जितना प्लस चार्ज रखते हैं
अगर दूसरे सिरे पर उतना ही माइनस चार्ज रख दिया जाए तो ये जो सिस्टम बना AB, इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यानी इसको कहेंगे कि, इसको कह सकते हैं कि यदि परिमाण में बराबर एवं प्रकृति में विपरीत दो आवेश किसी अचालक पर अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, यानी यदि परिमाण में बराबर हैं, यानी 10 कूलम्ब आप यहाँ रखते हैं प्लस, तो यहाँ माइनस 10 कूलम्ब जो है यहाँ रखते हैं माइनस 10 कूलम्ब एक अल्प दूरी पर और एक अचालक पदार्थ पर, तो बना जो सिस्टम है क्लास चलता ऑनलाइन मारे जहां जुतला बड़ा रुकवा के, तो यहाँ पर जो बच्चों तो AB जो इलेक्ट्रिक देखिए आ गया था इसी में, यदि परिमाण में बराबर एवं प्रकृति में विपरीत दो आवेश किसी अचालक पर अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, क्या तो अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो बना निकाय क्या कहलाता है, तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आप कहेंगे कि ये चालक होता तो क्या होता? अरे भाई जितना प्लस रखोगे उतना ही माइनस तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि चालक पे क्या होता है, ये फैलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अगर कोई नॉन कंडक्टर है अचालक पदार्थ, यहाँ 10 कूलम चार्ज रख दोगे तो यहीं रुक जाएगा एक पॉइंट पे, और वहीं कोई कंडक्टर है तो वो पूरी तरह से उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए हम लोग जो है गॉसेस थ्योरम का यूज करते हैं, और पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग कूलम्ब के नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिए जाएं तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अचालक पे रखे जाएं चालक पे तो इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इनके मिडिल पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं और इसके टोटल लेंथ को क्या मान लेते हैं, तो 2L मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई L है और फिर यहाँ से यहाँ की लंबाई L है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत द्विध्रुव को दिखा सकते हैं। अब जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है। आप जानते हैं कि मोमेंट का मतलब होता है दूरी से गुना करना, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो वेक्टर P से सूचित करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण यानी प्लस में ही लेना है, 10 यहाँ प्लस कूलम तो माइनस 10 यहाँ, तो आपको यहाँ प्लस 10 रखना है, एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ये क्या है, तो डाइपोल मोमेंट है। और इसकी दिशा किधर होती है बच्चों, तो माइनस से प्लस डायरेक्शन में, इस दिशा में डाइपोल मोमेंट होगा, यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, धनात्मक दिशा में अगर आप विद्युत द्विध्रुव का दिशा दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा माइनस Q और यहाँ प्लस Q, AB।
तो माइनस से प्लस चार्ज की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है। ये इसलिए इसको ऐसा माना गया है कि ऐसा मानने से जो हम लोगों का एनीवेयर इंटेंसिटी पता करना होगा, तो वहां पर ये जो दिशा माना गया है माइनस से प्लस की ओर, ये कारगर होगा। तो इसका मात्रक क्या हो गया? तो Q का कूलम्ब और लंबाई का मीटर। तो डाइपोल मोमेंट का मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर होता है। ये सदिश राशि है और इसकी दिशा 2L डायरेक्शन में होती है, यानी A से B की ओर इसी दिशा में होगी, माइनस से प्लस चार्ज की ओर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते, इसको आप क्रॉस मत समझिएगा। Q.2L आप जानते हैं कि किसी अदिश से जब किसी सदिश को गुणा किया जाता है तो वो भी क्या बन जाता है? सदिश ही बन जाता है। तो यहाँ Q क्या है? अदिश राशि है और 2L सदिश राशि है। जब इनको गुणा किया गया तो ये डाइपोल, ये Q2L भी सदिश हो गया और उसकी दिशा डाइपोल मोमेंट की दिशा में ही है, यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की दिशा में, माइनस से प्लस चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ऐसे द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा भी लिख सकते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी दिशा क्या होती है? तो माइनस Q से प्लस Q को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होती है। मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होती है। ऐसे आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो आप ये फिगर बना दीजिए और ये डेफिनेशन लिख दीजिए और फिर ये फॉर्म दिखा दीजिए, इसका यूनिट कूलम्ब मीटर लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे डाइपोल से ही रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक को।